2018 ग्रुप ए का जो यहाँ से जीके का फर्स्ट ग्रेड का पेपर है उसमें के हम यहाँ से मैथ्स और रीजनिंग क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है यहाँ से इसमें हमें जो बीच में ब्लैंक स्टेप है उस वो पद टर्म हमें निकालना है। तो अगर इसमें हम देखें 2/3, 4/7, 11/21 और 16/31 है, इसको सॉल्व करें। तो अगर हम इसमें देखें 2 से 4 बन रहा है, 4 से हमारे पास नेक्स्ट टाइम क्या बननी चाहिए कि उसके नेक्स्ट 11 और 16 बने। तो यहाँ से अगर अंतर देखें 2 और 4 के बीच 2 का अंतर है, अगली टर्म में 3 का अंतर होना चाहिए, उसके अगले में 4, उसके अगले में 5, जैसे हमें दिया 2 और 5 तो हमें दिया है, बीच वाले टर्म हमें नहीं दिए हुए, तो हम मान के चलते हैं उसमें हमारे पास अंतर इसी का होना चाहिए 3 और 4 के रेस्पेक्ट में। तो 4 से 3 बड़ा है 7 आ गया, और 11 से 4 छोटा है, 4 अंक छोटा है वो 7 ही आएगा। तो इस वजह से यहाँ से 7 आया। 3 और 4, 3 और 7 के बीच में 4 का अंतर है। यहाँ से इस संख्या के बीच का हमें अंतर देखना है, 21 और 31 में तो 10 का अंतर, 4 और 10 हमें दिया है तो 6 और 8 का अंतर इस तरीके से होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने सिंप्लीफाई करके 7/13 यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस वजह से हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो गया 7/13 से। नेक्स्ट कहता है एक निश्चित कोड में कैट को SATC लिख सकते हैं और डियर को SEARD लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से सिंह को हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ से अगर हम देखें जो फर्स्ट एलिमेंट है सी, फर्स्ट में कैट में जो सी है वो हमारे पास लास्ट में दिया है, डियर का जो है हमारे पास उसका लास्ट में वैल्यू दी है, तो वैसे ही सिंह का एस एक तो लास्ट में आएगा, सारे ऑप्शन में आ रहा है। उसके नेक्स्ट हमारे पास कहता है इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास जैसे कैट का तो दिया हुआ है इस तरीके से, तो जो टी है टी अपनी जगह फिक्स है, डियर का आर अपनी जगह फिक्स है, तो सिंह का जी भी तो अपनी जगह फिक्स ही रहेगा, तो जीएस तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है बाकी की टर्म सेम है, सिर्फ हमने ये किया है लास्ट टर्म में उठा के वैल्यू रखी है, पहले को उठा के लास्ट में रख दिया और बाकी का एज इट इज छोड़ दिया है। जैसे डी को उठा के सी को उठा के लास्ट में रख दिया, बाकी का सेम रहने दिया, आगे आगे एस लगा दिया। सेम केस में डी को उठा के लास्ट में रख दिया, बाकी का सेम रहने दिया, स्टार्ट में एस लगा दिया। सेम केस में इसमें एस को उठा के लास्ट में रख देंगे, स्टार्टिंग में एस लिख देंगे, बाकी का सेरा सारा सेम रहने देंगे, सिंक्स बन गया। तो इसके लिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है पी का पिता क्यू का बेटा है और पी एम का एम पी का पैतृक चाचा है, तो एन क्यू का भाई है, ये हम रिलेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स का ही देखते हैं। एक विद्यालय में 25 अध्यापक है जिनकी आयु का औसत 30 वर्ष है। यदि उसी समय एक अध्यापक जिसकी आयु 60 वर्ष है सेवानिवृत्त हुए तो एक नए अध्यापक की नियुक्ति की गई, उस अध्यापक के स्थान पर की गई और अन्य अध्यापकों की औसत आयु 1 वर्ष कम हो गई, तो नए अध्यापक की आयु कितनी होगी। मतलब हमें कहा गया जो राशियों का योग बट्टे राशियों की जो संख्या है उसकी वैल्यू हमारे पास है कितनी आ रही है, 30 आ रही है। तो राशियों का योग अगर हम देखें तो राशियों का योग कितना आ जाएगा, 25 गुना राशियों की संख्या यानी 30, 25 गुना 30 यानी 750 हो गया, सबका योग 750 हो गया। अब हमें कहा गया जो 60 वर्ष आयु वाला अध्यापक है वो सेवानिवृत्त हो गया तो -60 कर दिया, उसकी जगह नया पॉइंट किया है तो उसकी आयु हम मान लेते हैं x है। संख्या तो अभी भी हमारे पास वो सेम 25 ही है, राशियों की संख्या 25 ही है, क्योंकि जिसे निकाला नया आ गया तो टोटल 25 होगी। सॉल्व करेंगे तो जो नया औसत आएगा वो हमें पहले वाले से एक कम है, यानी 30 से एक कम 29 हो गया, तो 29 आ गई, वैल्यू सॉल्व कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो x की वैल्यू आ गई 35। जो नए टीचर आए उसकी एज है 35 ईयर्स। तो थर्ड ऑप्शन इससे करेक्ट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ से माध्य माध्यिका और बहुलक के मध्य एक प्रयोग सिद्ध संबंध है। बहुलक हमारे पास होता है 3m-2x बार, 3m-2x बार वैल्यू क्या आ जाएगी, बहुलक बराबर 3m-2x बार। तो इससे अगर सॉल्व करें z इक्वल टू 3m-2x बार होता है, तो यहाँ से अगर हम 2m कर दें, एक m घटा दे दोनों पक्षों में से, तो हमने एक m घटा दिया दोनों पक्षों में, 2m-2x बार इक्वल टू z-m आएगा और एक m दो का हम वज्र गुणा कर देते हैं तो x बार माइनस m इक्वल टू m-z/2 आएगा, जो भी मैच हो रहा है वो करेक्ट। माध्य माइनस माध्यिका बराबर माध्यिका माइनस बहुलक बट्टे 2, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए हमारे पास करेक्ट बन रहा है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा द्विआयामी आरेख नहीं है, तो द्विआयामी आरेख कौन सा नहीं है इसमें, तो अगर हम देखें तो हमारे पास मल्टीपल बार डायग्राम है, एक तो एक पाई आरेख है, एक आयताकार आरेख है और एक वर्गाकार आरेख है। तो इसके केस में हमारे पास जो पाई आरेख है वो हमारे पास द्विआयामी आरेख नहीं है, बाकी के तो ये सारे 2 डायमेंशन में देखने वाले हैं, बहुदंडीय बार डायग्राम हो गया, स्क्वायर डायग्राम हो गया, रेक्टेंगुलर, ये सारी शेप वाले, और पाई डायग्राम हमारे पास द्विआयामी आरेख नहीं होगा। एक घनाभ का आयतन 140 सेंटीमीटर क्यूब है, इन्हीं की 2 सतहों का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें घनाभ के किनारों की लंबाई का योग बताना है कितना होगा, मतलब हमें एल बी एच की वैल्यू बतानी है, एल प्लस बी प्लस एच इक्वल टू क्या आएगा। तो अगर इसको हम सॉल्व करें एल प्लस बी प्लस एच का होल क्यूब अगर हम
हमें 2 का क्षेत्रफल दिया है, जैसे लंबाई गुणा चौड़ाई और चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जैसे मान लीजिए हमें दिया है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई तो हमें दिया गया 28 और चौड़ाई गुणा ऊंचाई हमें दिया गया 20। तो इससे अगर हम यहाँ पर h की वैल्यू निकाल लें, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का गुणन, विच इज इक्वल टू 140 दिया है, तो h हमारे पास क्या आएगा, LBH अपॉन LB कर ले, LB से LB कैंसिल आउट हो जाएगा, h की वैल्यू आ गई, LBH की वैल्यू 140 हमें दी गई है, h की LB की वैल्यू हमें 28 हमने मानी है, सॉल्व करेंगे h की वैल्यू आ गई 5 रेस्पेक्टिवली, BH की वैल्यू हम 20 मान रहे हैं तो LBH अपॉन BH कर ले, सॉल्व करने पर L की वैल्यू आ गई, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 4। अब हमें क्या कहा हुआ है, L गुणा B गुणा H इक्वल टू 140 है, तो यहाँ से हम L और L की वैल्यू और हमारे पास H की वैल्यू आ गई, B की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो ये सारी वैल्यू इनका सम कर देंगे, सम करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई, 64 आ गई, 64 आने से हमारे पास यहाँ से 64 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई एक गोले की त्रिज्या के बराबर है, यदि बेलन वक्राकार सतह के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मूल्य और गोले के आयतन का संख्यात्मक मूल्य का अनुपात 1/3 है, तो गोले का आयतन कितना होगा, मतलब गोले की त्रिज्या और गोले की ऊंचाई हमें क्या कहा है, बराबर है, R इक्वल टू H है, बेलन मतलब बेलन की त्रिज्या और गोले की ऊंचाई बराबर है, हमारे पास ये कहा हुआ है, मतलब R इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, बेलन की त्रिज्या तो R मान लेते हैं, गोले की ऊंचाई हम यहाँ से, गोले की ऊंचाई हमारे पास कितनी होगी, 2R के बराबर होगी, जो एच होगी गोले की वो पूरा व्यास ही तो आएगा गोले की ऊंचाई, तो यानी 2H इक्वल टू हमारे पास R आ रहा है, तो गोले की जो ऊंचाई आएगी R/2 आ जाएगी यहाँ पर। यदि बेलन के वक्र सतह का संख्यात्मक इनका अनुपात हमारे पास बेलन का आयतन बट्टे गोले का आयतन बराबर 1/3 है, यानी 1/3 है। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है हमारे पास 2πRH, और गोले का आयतन हमारे पास आएगा यहाँ से 4/3 πR³ आएगा, तो यहाँ से अगर हम देखें 3 तो पहले ऊपर चला जाएगा, तो 3 गुणा 2R हो गया, यहाँ से हमारे पास पाई से हमने पाई कैंसिल आउट कर दिया, और R हमारे पास यहाँ पर आ गया, क्योंकि यहाँ से गोले की त्रिज्या और ऊंचाई बेलन की बराबर दी गई है, हमारे पास 4πR³ आ गया। सॉल्व कर लेते हैं, तो गोले का आयतन हमारे पास होता क्या है, 4/3 πR³, R की वैल्यू हमने यहाँ से सॉल्व करके निकाल ली है, 9/2 आएगी, 9/2 का क्यूब विच इज इक्वल टू 243/2 पाई आ गया, इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ गया। नेक्स्ट कहता है यहाँ से, एक पार्टी में शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के व्यंजन परोसे गए हैं, कुछ व्यक्तियों ने केवल शाकाहारी भोजन लिया और कुछ व्यक्तियों ने केवल मांसाहारी भोजन लिया, जबकि कुछ व्यक्तियों ने दोनों भोजन लिया, शेष किसी भी प्रकार का भोजन नहीं लिया। निम्न में से कौन सा वेन डायग्राम इसके लिए सही प्रदर्शित है, इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन होगा, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों, फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। 27,720 संख्या के किसी अभाज्य भाजक की संख्या होगी, क्योंकि विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या होगी, 27,720 है, 27,720 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका लघुत्तम निकाला गया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, वैल्यू आएगी 2 की क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 गुणा 7 गुणा 11 विच इज इक्वल टू कितने प्राइम हुए, 2 3 5 7 11, टोटल यहाँ पर 5 भाजक है, तो भाज्य भाजक हुए 5।